वो हमारे लोगों को मालूम नहीं है। वो वीकनेस लोगों को बताना जरूरी है। वो ब्राह्मणों का वीकनेस क्या है? ब्राह्मणों के दो बड़े वीकनेस है। नंबर एक, ब्राह्मण का डीएनए भारत का नहीं है। ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारत का नहीं है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई, हेडिंग थी, इंडियन ब्राह्मण्स आर नॉट इंडियन, दे आर मोर यूरोपियंस। वो भारत के नहीं है, वो यहूदी नस्ल के, आप जिसे कहते हो ना यहूदी, वो यूरोप और रशिया का मध्य भूभाग वहां से हुआ है। तिलक ने खुद लिखा आर्टिक होम हिंदी वेदास, हम लोग ध्रुवीय प्रदेश से आए। जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हम आए ही नहीं, आप लोगों की जो सिंधु सभ्यता थी खैबर खिंड के द्वार से हम आए और आपकी सभ्यता को हमने तहस नहस किया। लिखा, अपनी बेटी को तक खत में लिखा। नाटक लिखा। उसके बाद श्रीमान योगी कादंबरी आ गई। ये कादंबरी उस समय लाई गई ताकि ये भड़काया जाए। छावा एक कादंबरी लाई गई, छावा नाम की कादंबरी, ताकि ये संभाजी महाराज का जो चरित्र है वो असली चरित्र दबाया जाए। साथियों, उसके बाद उन लोगों ने इसको धर्मवीर कहा। इसके पीछे झगड़े लगाने का मकसद था और मिलीदेव गोटे ने 1996 में एक संस्था इलीगल रूप से रजिस्टर्ड की। मैं इसको इलीगल कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड मैंने किताब में भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो 300 साल पुरानी एक जगह है। जो पुरानी और प्राचीन चीजें होती है वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन होती है। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो ऐतिहासिक वास्तुएं होती है, जो स्मारक होते हैं, इसके बारे में लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो हिस्टोरियन लोग, आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट लोग उसकी तफ्तीश करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, उसकी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और लोगों को सही सही इतिहास बताते हैं। उसको खोदना भी मना होता है, जेल में जाता है आदमी। वहां किसी चीज को तोड़ना भी मना है, किसी चीज की मिट्टी भी उखाड़ना मना है। यह संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर मिलीदेव गोटे ने 1996 में कब्जा किया और संस्था का नाम रखा धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक समिति। और उस संस्था को उसके अंदर लिखा गया, क्या लिखा गया? इसका मेंबर केवल हिंदू ही हो सकता है। इसलिए उस संस्था का मेंबर कौन हो सकता है? केवल और केवल हिंदू हो सकता है। और उसकी राष्ट्रीयता क्या रहेगी? उसकी राष्ट्रीयता केवल हिंदू होनी चाहिए। इसको इलीगल क्यों मान रहा हूं मैं? भारत के संविधान में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। शेड्यूल कास्ट शब्द है, शेड्यूल ट्राइब शब्द है, ओबीसी शब्द है, नॉमिनी ट्राइब शब्द है, माइनॉरिटी शब्द है, कोई हिंदू नाम का शब्द नहीं है। और सभी लोगों की, इंक्लूडिंग ब्राह्मण, सभी लोगों की नेशनलिटी इंडियन है, भारतीय है। और जो भारत के संविधान में जो शब्द नहीं है वो शब्द उन्होंने अपनी संस्था के संविधान में डाला। इलीगल हो गई, अपने आप इलीगल। साथियों, ये जो सोच है एक बहुत बड़ी सोच, एक क्राइम की सोच। 1996 से लेकर लगातार गलत बातों का प्रचार करते रहे। जब मनोहर भिड़े का नाम आया तो मनोहर भिड़े उदयन राजे भोसले को मिलने गए, जो 17 के शाहू महाराज के वर्तमान वंशज है, और उनके सामने रोए। और उन्होंने वहां पर कबूल किया, हाँ मैं वहां गया था, बड़े बुजुर्ग में गया था। उदयन महाराज ने बोला क्यों गए थे? तो उन्होंने कहा वहां की समाधि के साफ सफाई करने के लिए गया था। एडमिट किया, उसने खुद कबूल किया। साथियों, 16 दिसंबर 2017 को, यानी घटना होने के 15 दिन पहले, एक ब्राह्मण ने, पुणे के ब्राह्मण ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मैसेज फैलाया, 1 जनवरी के दिन दिवाली और त्योहार जैसा सन होने वाला है, क्योंकि उस दिन आप फटाके फोड़ो। एक खुशी की खबर आपको सुनाई देगी। 16 तारीखों का पर्टिकुलर नाम लेकर मैं कह रहा हूं, फटाके फोड़ो, खुशी का जश्न होगा। अभी वो बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर उस दिन आप सभी ब्राह्मण वर्ग के लिए खुशी का दिन होगा। ये क्या है?
योजना बनाकर अटैक किया गया। और अटैक करने वाले जो लोग हैं ये संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। जब अटैक किया गया तुरंत डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का फोटो संभाजी महाराज के समाधि के स्थल का जो जगह है उसके गेट पर लगाया, ये दिखाने के लिए कि हमको हमारी तरफ बुरी आंख से मत देखो, हम संघ के। और जिस दिन अटैक किया गया था उस दिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पेशवा ब्राह्मणों की औलाद वो कहा था, वो था शनि शिंगणापुर में, वहां यज्ञ कर रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम शनि शिंगणापुर में यज्ञ कर रहे थे, नजदीकी थे, हेलीकॉप्टर ऊपर से आते जा रहे थे, उस जगह पर थे, फसाद होने तक वही उसी जगह पर थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोई एबीसीडी पता नहीं, कुछ खबर भी नहीं, कहा नहीं जा सकता। नगर में आता है, नजदीक आता है शनि शिंगणापुर, वो इसके अंदर शामिल। पुणे के सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द की, मुंबई के हाई कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जमानत रद्द की। तब जमानत रद्द की, तब मिली देशबोटे के वकील ने कहा, उसने खुद कहा मैं अरेस्ट होना चाहता हूं और मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे। उसने कहा मैं अरेस्ट होना चाहता हूं मगर मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे। और 23 तारीख के दोपहर में खबर सोशल मीडिया पर आ गई कि शिक्रापुर पुलिस थाने में मनोहर भिड़े गए और शाम तक दोबारा खबर आई कि मनोहर भिड़े ये मिली देशबोटे शिक्रापुर पुलिस थाने में गए, दोपहर में गए और वहां के पुलिस थानेदार ने कहा अब तुम्हारा साइन वगैरह हो गया है, अब तुम घर पर जाओ, सो जाओ और बाद में जब बुलाएंगे तब तुम आना। उसके ऊपर मामला एट्रोसिटी का, एट्रोसिटी नॉन अवेलेबल है, उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको फ्री किया। यह मामला पुलिसों का नहीं है। पुलिस ने खुद बयान दिया है मनोहर भिड़े और एक बोटे को हम अरेस्ट करना चाहते हैं मगर इससे फसाद भी हो सकता है, वो अरेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने खुद लिख के दिया कि मिली देशबोटे के ऊपर 23 फसाद और अन्य अपराध के गुने दर्ज है। और जो सीएम है, ये जितने भी सीएम भारत में हैं अलग अलग राज्यों में, सबसे ज्यादा क्राइम का रिकॉर्ड देवेंद्र फडणवीस पर है। नंबर 1 का क्राइम वाला आदमी है, ऐसा एक रिपोर्ट आया। यानी क्राइम वाला आदमी दूसरे क्राइम वाले को बचा रहा था, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। शिक्रापुर के पुलिस मिली देशबोटे और भिड़े को अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, वो उसको अरेस्ट नहीं होने देना चाहते। वो अरेस्ट करना चाहते हैं मगर उनके पास पावर नहीं है। और महाराष्ट्र का जो सीएम है और गृह मंत्री है वो उसको अरेस्ट करने नहीं दे रहा है। साथियों, आज की तारीख में महाराष्ट्र का माहौल बहुत तनावग्रस्त है और उस तनावग्रस्त स्थिति में हम लोग पुलिसों का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग और मराठा लोगों के अंदर जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसको हम दूर कर रहे हैं। हम पुलिस का ही काम कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हम पुलिस बनकर काम कर रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए फसाद हमारी वजह से रुका हुआ है। हम लोगों को रोक रहे, हम लोगों को कह रहे इसके पीछे साजिश है, इस साजिश का आप हिस्सा मत बनाओ। बहुजन समाज के लोगों को असली छत्रपति शिवाजी महाराज और असली छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास बताओ ताकि इससे बहुजन समाज के अंदर एकता पैदा हो जाए। इसलिए साथियों, ये जो फसाद करने वाली जो मानसिकता है, वो जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। इसके लिए हम अप्रैल मई महीने में लगभग 8-10 लाख लोगों की तादाद में पुणे के अंदर बहुत बड़ी सभा लेने वाले हैं। डेमोक्रेटिक वे है, हम हमारी बात रख सकते हैं। संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट दिया और उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में परिवर्तन रैलियों का हम आयोजन करने वाले हैं और ये सारी परिवर्तन रैलियां पुणे में सम्मिलित हो जाएगी। किसके लिए सम्मिलित हो जाएगी? हमारे महापुरुषों का जो बदनामी किया और बदनामी करने वाले बाहर है, फसाद करने वाले लोग बाहर है, उनको अरेस्ट किया जाए। इसके लिए हम वहां लड़ाई लड़ने वाले हैं और इसके तहत आप लोग भी गांव-गांव में जाकर प्रबोधन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करो। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा साथियों कि चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल करना यानी भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने तथा मतदारों के वोट का अधिकार ही समाप्त करने के बराबर है। ये सब्जेक्ट है।
आज की तारीख में लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है, और लोकतंत्र का मतलब है, जैसा संविधान में निहित है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान में एक प्रावधान किया कि 25 जनवरी 1950 तक जो ब्राह्मणों की गैर बराबरी वाली व्यवस्था थी, और इसके पहले राजतंत्र था, राजा किसके घर में पैदा होता था? तो रानी के पेट से, यानी राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। नई तंत्र आ गया, नई व्यवस्था आ गई 26 जनवरी 1950 को। अब राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, अब राजा कहां से पैदा होगा? 18-21 साल की उम्र के नौजवान लोग घर के बाहर निकलेंगे और वोट की लाइन में खड़े होकर और जिसको चाहते उसके सामने मोहर लगाकर उसको अपना नेता चुनेंगे। यानी नेता पैदा होने का, राजा पैदा होने का जो पहले का प्रावधान था, राजा के घर में ही पैदा होकर रानी की कोख से ही पैदा होगा, वो बंद कर दिया संविधान ने, और राजा चुनने का प्रावधान बैलेट बॉक्स से शुरू हो गया। नसबंदी हो गई पहली सिस्टम को, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होना शुरू हो गया, वहां नसबंदी हो गई। अब राजा कहां से पैदा होने लगा? बैलेट बॉक्स से पैदा होने लगा। लोग अपने मन चाहे व्यक्ति को वोट देने लगे। साथियों, इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गई, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन लोगों के लिए समस्या है। वो ईवीएम के लिए आग्रह क्यों है? वो ईवीएम पर क्यों आग्रही है? 125 करोड़ जनता है भारत की जनता कह रही है हमें ईवीएम नहीं, ठप्पे लगाने वाली मशीन दो, मगर उनकी जनता की बात को सुनाई नहीं दिया जा रहा। वो लोग ईवीएम पर आग्रह क्यों है? उसका एक खास वजह वीकनेस है, वो हमारे लोगों को मालूम नहीं है। वो वीकनेस लोगों को बताना जरूरी है। वो ब्राह्मणों का वीकनेस क्या है? ब्राह्मणों के 2 बड़े वीकनेस है। नंबर 1, ब्राह्मण का डीएनए भारत का नहीं है। ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारत का नहीं है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई, हेडिंग थी, इंडियन ब्राह्मण्स आर नॉट इंडियन, दे आर मोर यूरोपियंस। वो भारत के नहीं है, वो यहूदी नस्ल के, आप जिसे कहते हो ना यहूदी, वो यहूदी है। यूरोप और रशिया का मध्य भूभाग वहां से हुआ है। तिलक ने खुद लिखा आर्टिक होम हिंदी वेदास, हम लोग ध्रुवीय प्रदेश से आए। जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हम आए ही नहीं, आप लोगों की जो सिंधु सभ्यता थी, खैबर खिंड के द्वार से हम आए और आपकी सभ्यता को हमने तहस नहस किया। लिखा, अपनी बेटी को तक खत में लिखा, सारे ब्राह्मणों ने लिखा। मगर आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी का डीएनए आपस में एक है, और ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। अगर वो भी हमारे नस्ल का होता तो अपने ही भाइयों के 6000 जातियों के टुकड़े क्यों करता? किसान मर रहे हैं, किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। भारत की SC, ST, BC माइनॉरिटी को जॉब नहीं मिल रहा। पढ़े लिखे नौजवान लड़के, अगर वो और ब्राह्मण एक खून के भाई हैं, अपने लोगों को भूखमरी के कगार पर लाकर क्यों मार रहे? नस्ल भेद। साथियों, उनकी वीकनेस है विदेशी है, और दूसरा वीकनेस है उनकी आबादी केवल 3% है। वो गांव का सरपंच का सदस्य भी नहीं चुन सकते। वो देश का MP MLA कहां से चुनेंगे? जो गांव का सरपंच छोड़ो, सरपंच सदस्य नहीं चुन सकते, वो MLA कहां से चुनेंगे? अगर MLA नहीं चुनेंगे तो उनका CM कहां से होगा? अगर MP नहीं चुनेंगे तो PM कहां से होगा? ये उनकी बेसिक कमजोरी है। तो उन्होंने क्या किया? अभी वो लोग ट्रिपल तलाक का इशू खड़ा कर रहे हैं, वो लोग शरीयत का इशू खड़ा कर रहे हैं, वो लोग गाय का इशू खड़ा कर रहे हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार जो वादे किए थे फेल हो गई है। अपने फेलपन का प्रदर्शन करने की बजाय उन्होंने उसको छुपाने के लिए मुसलमानों के एजेंडे को एजेंडा बनाना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद इशू किस लिए लाया? बाबरी मस्जिद इशू ये राजनीतिक इशू है, ये कोई धार्मिक इशू नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान लोग सेकुलर कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कम्युनल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
23 दिसंबर 1949 की रात को फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था के नैयर, इसको अपने घर पर बुलाया, गुप्त प्लान समझाया और उसके तहत उस कलेक्टर ने 23 दिसंबर 1949 के मध्य रात को 1 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई नेहरू ने, और आरएसएस के 5 जनने में खबर आई, राम लल्ला अवतरित हुए। धार्मिक इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। उनको मालूम है कल लोकतंत्र लागू होने वाला है, वोट मिलने वाला नहीं है, भीख मांगेंगे तो भी वोट मिलने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान नाम की समस्या का पैदा करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ये सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल है। जो भी नीति कांग्रेस की थी, आज आरएसएस उसको पूरा कर रही है। साथियों, उन्होंने विवाद खड़ा किया 1949 से लेकर आज तक 2019 का चुनाव लड़ने के लिए, और मस्जिद का और मंदिर का मुद्दा खड़ा कर रहे, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, किसानों को सुसाइड कर रहे। साउथ इंडिया के किसान दिल्ली में गए, जंतर मंतर पर आंदोलन किया, और उन किसानों ने कैसा आंदोलन किया, मीडिया ने तक नहीं दिखाया। साउथ इंडिया के किसान कपड़े उतारे, थोड़ा ही कमर को इज्जत रखने के लिए। लोग को लगा अगर वो भी उतार देंगे तो लोग देखने के लिए भी नहीं आएंगे, अगर लोग देखने के लिए नहीं आएंगे तो हमारी बात लोगों तक नहीं जाएगी। इज्जत ढकने इतना कपड़ा रखा, खाना मिट्टी में बैठकर, मिट्टी में चावल डाला, वहां दाल डाला और मिट्टी में बैठकर खाना खाया। जब उनको प्यास लगी तो उन किसानों ने क्या किया, बिस्लरी बोतल थी खाली करवाई और अपना पेशाब उसके अंदर डाला, और किसानों ने वो पेशाब को एक दूसरे को पिलाया, ताकि कम से कम संसद में बैठे हुए लोग ये कहे कि भारत के किसान पेशाब पी रहे, ये कहे कि मिट्टी पर खाकर खाना खा रहे। फिर भी मीडिया को रहम नहीं आया, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को रहम नहीं आया। इस देश में मसला अलग है, वो अपना विदेशीपन छुपाने के लिए 70 साल तक उन लोगों ने फसाद का सहारा लिया। फसाद नहीं होंगे तो इस देश के अंदर 3% ब्राह्मण कभी भी इस देश का हुक्मरान नहीं बन सकता। पार्लियामेंट सिस्टम उसके हाथ नहीं आ सकती, गांव का चुनावी और नगर पालिका का चुनाव ही नहीं आ सकता। महाराष्ट्र में मराठा लोगों ने मोर्चे निकाले थे, नारा लगाया था, 1 मराठा लाख मराठा। पुणे में कारपोरेशन की चुनाव है, बॉम्बे में कारपोरेशन की चुनाव है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, विदर्भ में भी कारपोरेशन के चुनाव हुए। 1 लाख कहने वाले लोगों का वोट का वैल्यू 0 हो गया, और मुक्ता तिलक जो वहां की महापौर है पूना कारपोरेशन की, उसकी सभा सुनने के लिए 10-20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं थे। खुद सीएम उसकी सभा को संबोधित करने आए थे और बहुमत से जीत गई। 10-20 लोग सुनने आए, उसको जीत गई, और जिन्होंने लाखों के मोर्चे निकाले उनका वोट 0 हो गए। ऐसा संभव? उन्होंने पहला जरिया बनाया फसाद क्यों करते हैं? मैं आपका इसका उदाहरण देता हूं। सरकारी आंकड़े के आधार पर आपको कहता हूं, 70 साल में भारत में 65,000 फसाद हुए। 70 साल के इतिहास में इस मुल्क में 65,000 फसाद किए गए। ये फसाद हुए नहीं, ये प्लान वे में किए गए। क्यों किए गए? शिवसेना का दूसरा सम्मेलन पुणे में चल रहा था, प्रोफेसर देशपांडे वहां भाषण कर रहे थे। प्रोफेसर देशपांडे ने अपने भाषण में कहा, हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। प्रोफेसर देशपांडे ने भाषण में कहा, हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। अब प्रोफेसर देशपांडे चल बसे, अब वो जिंदा नहीं है। हमारे लोगों को एक सेंटेंस के अंदर कोई सेंटेंस छुपा हुआ है, रहस्य छुपा है, उसका मतलब समझ में नहीं आता। शायद आज भी हमारे लोगों को इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो अधूरा सेंटेंस है। मैं उसका पूरा विधान करता हूं। वो कहता है, हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। मेरा सवाल है, प्रतिक्रिया कहां से होती है? प्रतिक्रिया फसाद से होती है। अभी यहां कोई बैठा हुआ है, हिंदू नहीं है, आपके तहसील में कोई हिंदू नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में और देश में कोई हिंदू नहीं है, भारत के संविधान में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, विष्णु पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। यह संविधान का मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है, उनके धर्म ग्रंथ भी नहीं है। तो हिंदू कैसे हुआ भाई? ये आया कहां से? हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है, ये मुगलों की भाषा का है। मुगल उर्दू नहीं बोलते थे, मुगल पर्शियन बोलते थे। और जब 12वीं शताब्दी में वो यहाँ के हुक्मरान बन गए, शासक बन गए, तो भारत की तमाम गुलाम प्रजा को उन्होंने पहचान दिए हिंदू। हिंदू के मतलब 4 होते, हिंदू यानी सियाल रंग के लोग, यानी काले रंग के लोग, हिंदू यानी काला गुलाम, काला चोर, काला डाकू,
अधिकार वंचित लोग। उन्होंने उस समय शब्द दिया हिंदू, जब मुगलों ने शब्द दिया तब ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने मुगलों को कहा हम हिंदू नहीं है, तब मुगलों ने उनको कहा तुम कैसे कह सकते हो तुम हिंदू नहीं हो। तो उन्होंने कहा तुम जैसे विदेशी हो मुगलों, वैसे हम भी विदेशी है, तुम अभी अभी आए हो, हम 4000 साल से आए, इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। मुगलों के ऊपर जिजिया कर लागू नहीं था, भारत की तमाम लोगों के ऊपर जिजिया कर लागू था, मगर ब्राह्मणों के ऊपर लागू नहीं था। इसका सबूत है हिंदू न होने। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश नाम की किताब लिखी और उसमें खुलेआम कहा वी द पीपल चूजन बाय गॉड नॉट बाय पीपल। हम डायरेक्ट ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए लोग हैं, हम लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं है। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते मालूम है? ये ब्रह्मा है, उसके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, ये क्षत्रिय है, उसके मुंह से हाथ से क्षत्रिय पैदा हुआ, ये कमर है, इससे अंबानी पैदा हुआ, इससे पैर से कौन पैदा हुए? ओबीसी पैदा हुए। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। पुणे के अंदर खोले नाम की एक हवामान खाते की विभाग की एक औरत थी, उसके घर में यादव नाम की एक मराठा औरत खाना पकाने जाती थी। गणपति का त्योहार चल रहा था, रिश्तेदार ज्यादा आ गए थे, इसलिए उन्होंने टेम्पररी खाना पकाने के लिए एक मराठा औरत को रखा। जब खाना टेस्टी था तो रिश्तेदारों ने खोले भाई को पूछा इतना टेस्टी खाना आप बनाते हो भाभी जी? तो खोले भाई ने कहा मैंने नहीं, मेरी नौकरानी ने बनाई। तो उनको जिज्ञासा हुई ये भी कोई अपनी जाति बिरादरी की होगी, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम यादव है। यादव। तो उन्होंने खाना छोड़ दिया, उस औरत के साथ गलत व्यवहार किया और पुलिस थाने में जाकर कहा ये औरत शूद्र है और इसके कारण हमारा जो ब्राह्मणत्व है उसको उन्होंने कहा सोले बांट ले। कहा आज भी वर्तमान में मराठा लोगों को शूद्र कहते हैं लोग, मगर आज भी कोई ब्राह्मण अपने मुंह से बच्चा पैदा करते हुए नहीं दिखाता। अगर वो श्रेष्ठ है तब मानेंगे, अपने घर में बच्चे पैदा करने की बजाय अपने मुंह से पैदा करेंगे तब मानेंगे अरे हाँ ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये घर में थोड़ी पैदा होती तो मुंह से पैदा होती। तो साथियों उन लोगों ने अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य बनने के लिए फसाद का सहारा लिया। प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा? हिंदू बनेंगे। एससी एसटी ओबीसी के लोग फसाद के पहले हिंदू नहीं होते हैं, चुनाव नजदीक आता है, फसाद करवाया जाता है और फसाद के समय में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं, यानी फसाद हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। हिंदू नहीं है, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है। हिंदू होते तो खोले भाई यादव भाई पर केस नहीं करती, मुकदमा एफआईआर नहीं दर्ज करती। तो साथियों उन्होंने फसाद का सहारा लिया। आज की तारीख में उन लोगों ने दूसरा सहारा अपनाया। इसके पहले उन्होंने एक सहारा अपनाया, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, वोटों का धार्मिक आधार पर बंटवारा किया जाए, फसाद के आधार पर हिंदू मुसलमान। फिर उनके लिए समस्या होगी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज की और केस का मुद्दा था कि कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में कैसे चुनकर आई। आज केंद्रीय मिनिस्टर है, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में केस गई और उसका यह कहना था सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके अंदर छेड़छाड़ करना संभव है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कांग्रेस के ही पक्ष में क्यों रिजल्ट देती है, बाकी दलों के पक्ष में क्यों रिजल्ट नहीं देती है? तो उन्होंने उसके आधार बताकर वहां लिखित में दिया किया जा सकता है। उन्होंने उसके सबूत दिए, उसको हैकिंग के सबूत दिए। सबूत देने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सदाशिवम नाम के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया और सुब्रमण्यम स्वामी की बात को एडमिट किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सदाशिवम नाम के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके ये कहा कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है, इसलिए हम चुनाव आयोग की बात और सुब्रमण्यम स्वामी की दलील को सुनने के बाद इस नतीजे पर आए हैं कि वोट डालने जाते लोग ये कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। वोट डालना
भारत की नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। वो अपने किसी गुस्से में किसी को हराना चाहते हैं और किसी को चुनना चाहते हैं, कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। किस आधार पर चुने कि ईवीएम मशीन में फ्रॉड हो सकता है, इसलिए उसके साथ एक मशीन जोड़ी जाए। वो मशीन रहेगी वीवीपीएटी सिस्टम, वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट पेपर ट्रायल सिस्टम। यानी आप जिसको वोट डालते हो, मशीन है, मशीन में आंकड़े होते हैं, जैसे आप टेलीफोन लगाते हो, सामने आंकड़े दबाते हो, आंकड़े नजर आते हैं, गलत रहा तो एडिट करते हो, उसको कॉल करते हो, उसी तरह उस मशीन में केवल आंकड़े नजर आते हैं। वो किसका, ये एक नंबर का आंकड़ा किसका है कुछ पता नहीं चलता, उस आंकड़े को चोरी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उसके साथ एक मशीन जोड़ने को कहा, और मशीन क्या होगा, वो बटन दबाएगा, बीप का आवाज सुनाई देगा, बजर बजेगा, और उसके मशीन को जोड़ी हुई पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन क्या करेगी, चिट्ठी बाहर आएगी, और उस चिट्ठी पर वोटर का नाम होगा, जिस चुनाव चिन्ह पर वोट डाला उसका नाम होगा। एक चिट्ठी का हिस्सा उसके पास आएगा, आधी चिट्ठी उस बक्से में जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को या किसी व्यक्ति को लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ, वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ऑर्डर करेगा वो मशीन के आंकड़े और वो चिट्ठियां जो बड़ी हुई है बॉक्स में, उसको टैली करो। अगर ये टैली हो जाती है तो ये चुनाव निष्पक्ष हुआ, अगर ये टैली नहीं होती है चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसा फैसला सुना है। मगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बड़ा होशियार, वो 14 में लोकसभा का चुनाव आने वाला था, 8 अक्टूबर 2013 में फैसला सुनाया, मगर उसने ये नहीं कहा कि यह सिस्टम 2014 के लोकसभा और विधानसभा से लागू करेंगे। उसने कहा 2019 तक लगाओ, अभी मत लगाओ, यानी 2019 तक चोरी करने दो, डकैती डालने दो, लोकतंत्र पर बलात्कार होने दो, ये 2019 तक करो। मगर एडमिट करने के बावजूद भी उसने 2019 तक का उसको रिलैक्सेशन दिया, और बीजेपी की गवर्नमेंट फैसला आया कांग्रेस के समय में। इसमें 3 लोग बदमाश है, कांग्रेस बदमाश है, बीजेपी बदमाश है, चुनाव आयोग बदमाश है, और जज भी बदमाश है। बदमाश किस आधार पर, उन्होंने इन तीनों को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने दिया, और पर्दे के पीछे इन्होंने समझौता किया, और कांग्रेस ने कहा तेरी भी चिड़ी चूप, मेरी भी चिड़ी चूप, मैंने घोटाला किया, मैं मान्य करता हूं, अब तुम घोटाला करना, लगा तो 2 या 3 बार घोटाला करना। नरेंद्र मोदी मार्केट में आया, नरेंद्र मोदी ने बहुत भड़काऊ भाषण दिए, बहुत भावना वाले भाषण दिए, और कहा भाई और बहनों, ये 2014 का चुनाव ही नहीं, 2019 का चुनाव भी हम ही जीतने वाले। 2014 के बयान सुनो, इतना और कॉन्फिडेंस। बीजेपी को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, आईएस लॉबी ने सपोर्ट किया, जुडिशरी को मैनेज किया। बीजेपी की सत्ता आते ही जस्टिस सदाशिवम को केरला का बीजेपी ने गवर्नर बनाया, जिसने उसको रिलैक्सेशन दिया, उसको प्राइज मिला, वो गवर्नर बना। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जुडिशियल इतिहास में कभी नहीं। साथियों, 2017 में यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमानों को सिंगल टिकट नहीं दिया। मुसलमान उत्तर प्रदेश में 23% आबादी है, यसी केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग 29% है, यसी 29% है, 23% मुसलमान है। मुसलमान जिसके साथ जुड़ जाता उसकी सरकार बनती है। बाबरी मस्जिद कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बनाई, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तय किया बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, मगर कांग्रेस को भी जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इसने अल्लाह ताला का घर गिरा है। इसलिए यूपी में इधर लालू, इधर मुलायम, इधर मायावती, और उधर कौन, लालू, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बना। मुसलमानों ने तय किया कांग्रेस को भी जीतने नहीं देंगे और बीजेपी को भी जीतने नहीं देंगे। लगातार बैकवर्ड को समर्थन दिया। 2017 का चुनाव हुआ, लालू को हार गया, मायावती कम मिल गए, 9 के बराबर मिल गए, मुलायम हार गया। साथियों, केवल ब्राह्मण लोग ही जीते। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, और चौथे नंबर की पार्टी ममता बनर्जी बंगाल की, केवल ब्राह्मण ही जीता। शरद पवार महाराष्ट्र में हार गए, करुणानिधि उधर हार गए। यानी बैकवर्ड कास्ट के साथ ईवीएम मशीन क्या करती है, छुआछूत करती है। ईवीएम मशीन भी खतरनाक है।
ब्रह्मा ने घोटाला किया था 4 हिस्सों से, घोटाले से 4 बच्चे किए, इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रह्म घोटाला। सबसे बड़ा घोटाला ब्रह्म घोटाला, जहां से बच्चे पैदा नहीं होते वहां से बच्चे पैदा करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, घोटाला है। और दूसरा घोटाला है उन ब्राह्मण जो मुंह से पैदा हुए लोग हैं, उन्होंने दूसरा घोटाला किया, ईवीएम घोटाला किया। और ईवीएम घोटाले के माध्यम से आज की तारीख में मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 हो गया, ओबीसी का वोट वैल्यू 0 हो गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वोट वैल्यू 0 हो गया। आज के तारीख में केवल और केवल 3% ब्राह्मण लोग इस व्यवस्था और सत्ता पर नियंत्रण कर चुके, अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके। देवेंद्र फडणवीस की आबादी पूरे देश भर में 3.5% है, महाराष्ट्र में केवल 1.5% है। 1.5% वाला मुख्यमंत्री बन गया, बड़ा अजीब है। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये हमारी सभी समस्या की जड़ है। और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को प्रबोधित कर रहे हैं। असली देशभक्त हम हैं जो लोकतंत्र की बचाव के लिए मैदान में खड़े हैं। और 2019 का चुनाव जब आएगा तो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये सारे ऑफशूट विंग के लोग वोट डालने बूथ पर जाएंगे। वोट डालने की बजाय चुनाव अधिकारी को कहेंगे तुम्हारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जरा मेरे तरफ कैमरा घुमाओ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उठाएंगे और कहेंगे रिकॉर्ड कर, इसको मैं कर रहा हूं। उठाकर जमीन पर पटकाकर फोड़ देंगे और बाहर आकर मीडिया को कहेंगे हाँ मेरा नाम ये है, मेरा वोटर आईडी ये है, मैं इस देश का नागरिक हूं। कोई भी बटन दबाओ, साला कमल को कैसे जाता, कोई भी बटन। ट्रेन में जाते हो टिकट मिलता है, बस में बैठते हो टिकट मिलता है, मॉल में जाते हो टिकट मिलता है, एटीएम में जाते हो पर्ची निकलती। साला मैंने वोट किसको डाला इसकी मुझे कुछ भी सबूत नहीं मिलता। अभी वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और लॉ में कहा रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। अब लॉ बनाया रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। रिकाउंटिंग का मांग कौन कर सकता है? भारत के संविधान के सामने सारे उम्मीदवार समान है, चाहे उसको 200 मत मिले या 10,000 वोट मिले या 10,000 वोट से हारे, उसकी डिमांड है मैं हारा क्यों, इसकी जांच हो जाए। मगर उन्होंने कानून बनाया दूसरे नंबर का हारा हुआ कैंडिडेट ही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगा, एक नंबर पर बीजेपी रहेगा। दोनों ने सेटिंग करके यह मामला खड़ा किया। दूसरे वाला कैसे कहेगा घोटाला हुआ, वो तो उसमें शामिल है। इसलिए साथियों, हमारे सामने एक ही विकल्प है और हम लोग भी चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र आ जाए, अमन आ जाए, चैन आ जाए। एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के लोगों को उनके हक मिले, मगर हक मिलने वाले नहीं है। इसके लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम नहीं कर रहे, सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को उनके अधिकार बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और 2019 में लाखों की तादाद में हम जेल में जाएंगे। जेल में ऑलरेडी क्राइम रिपोर्ट कहता है कि एक बैरक में जितने लोगों को रखना चाहिए उनके निकष के अनुसार उसमें जानवरों की तरह ठुसा कर लोगों को रखा जा रहा है। एससी एसटी और माइनॉरिटी